अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एवैल्यूएशन ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ असेसमेंट एंड व्हाट इज़ एवैल्यूएशन। असेसमेंट का मतलब होता है किसी भी डिजीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसकी नीड को, उस कंडीशन को। देन एवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो आपने उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है, जो आपने उसके लिए जो मेजर्स जो इंटरवेंशंस की हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करना। एवैल्यूएशन ऑफ रिहैबिलिटेशन का क्या मकसद होता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो आपने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम या जो आपने रिहैबिलिटेटिव थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड की है वो कितनी इफेक्टिव है, कितना उस पेशेंट की जो है कंडीशन को बेटरमेंट की तरफ लेकर जा रही है। जो आपने गोल्स, स्ट्रेटजी, एक्शन प्लान और इम्प्लीमेंटेशन की है ऑफ द प्रोग्राम की, वो कितनी इफेक्टिव है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट्स हेल्थ। अब ये एक चार्ट की फॉर्म में, एक साइक्लिक फॉर्म में है कि सबसे पहले आपने पेशेंट को असेस करना है, उसकी नीड्स को, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम के बाद उसकी नीड क्या क्या हो सकती है, देन उसके बाद क्या आप उसमें लिमिटिंग फैक्टर्स या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि अवॉइड कर सकते हैं और पेशेंट को फर्दर इवेलुएट करेंगे इस असेसमेंट पॉइंट में। देन असाइनमेंट क्या है कि वो एप्रोप्रिएट मेजर्स करना, वो डेफिनेटिव टारगेट्स अचीव करना कि आप इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देन इंटरवेंशन करना, मतलब वो जो आपने पूरा प्लान बनाया उसे इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद देन यू आर गोइंग टू एवेलुएट कि कैसे, कि कितना अफेक्टिव है ये हमारे पास जो हमने यहाँ पे पहले उसको असेस किया, फिर उसके बाद हमने प्लान बनाया, फिर उसके बाद हमने उसे इम्प्लीमेंट किया, तो ये सारे प्रोसीजर का क्या हमें आउटकम मिला, क्या इम्पैक्ट मिला, क्या उसकी एफिकेसी रही, क्या उसने सस्टेनेबिलिटी अटेन की इन द प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट्स हेल्थ। देन नेक्स्ट वी हैव कि इवैल्यूएशन का प्रोसेस कैसा होता है। ऑन साइट इवैल्यूएशन होता है एट द साइट ऑफ इंजरी। देन वी हैव ऑफ साइट इवैल्यूएशन, दैट की जो आप इंजरी है उसको असेस कर रहे हो, उसको रिहैबिलिएट कर रहे हो। देन वी हैव फॉलो अप इवैल्यूएशन की जो आपने रिहैबिलिटेशन प्रोसेस किया है उसमें पेशेंट्स की प्रोग्रेस को डिटरमाइन करने के लिए आपने फॉलो अप करना होता है। देन वी हैव लास्ट पार्टिसिपेशन फिजिकल इवैल्यूएशन के, फिजिकली उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं वो सारी चीज़ें देखना। अब किसी भी पेशेंट को इवैल्यूएट का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है जब पेशेंट आपके पास आता है विद द प्रेजेंटिंग कंप्लेन। सो स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री, हिस्ट्री में सबसे पहले आपने पेशेंट की जो कंप्लेन है उसकी डिटेल हिस्ट्री लेनी है, उसकी उससे आपने पूछना है पेन रिलेटेड, वीकनेस, मतलब जो वो कंप्लेन के साथ आया है उससे रिलेटेड पूछना है। यहाँ पे मैंने जो पॉसिबल कंप्लेंट्स हो सकती हैं उससे रिलेटेड लिख दिया है, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स इवैल्यूएट करना है। पेन, वीकनेस, पैरेस्थीसिया, गेट डिस्टर्बेंस, मोबिलिटी का कोई इशू आ रहा है, मूवमेंट का कोई मसला आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपने पूछने हैं। देन इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली एक्टिविटीज़। इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है कि कोई चीज़ यूज़ करके आप कोई एक्टिविटी करें, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो आजकल यूज़ होता है डैट इज़ द टेलीफोन यूज़। देन वी हैव मील प्रिपरेशंस के, जिसमें आपने पूरी वो सब्जियाँ काटनी होती हैं या कोई मशीन यूज़ करनी होती है, मतलब ये सारी चीज़ें। लॉन्ड्री, देन होम मेंटेनेंस, ये सारे काम वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। देन मोबिलिटी, कि क्या वो बेड पर लेटे रहते हैं या वो अपने काम खुद से कर रहे होते हैं या वो व्हील चेयर पर रहते हैं, कि मतलब वॉक नहीं कर सकते, या कोई वॉकिंग एड यूज़ कर रहे होते हैं, कि मोबिलिटी कैसी है पेशेंट की, बेड रिडन है, बेड रेस्ट पर रहते हैं, व्हील चेयर पर रहते हैं, या आपके पास कोई एम्बुलेशन। एम्बुलेशन क्या है इसमें कि कोई आप वॉकिंग एड यूज़ कर रहे हैं या किसी और की सहारा लेना पड़ता है, कोई पर्सन असिस्टेंस रखा हुआ है, कोई मतलब खुद से मोबिलिटी है या नहीं। देन कम्युनिकेशन कि आपको उसमें आ जाता है लिसनिंग के, सुनने में तो कोई मसला नहीं है, कोई हियरिंग एड तो यूज़ नहीं करते, कोई पढ़ने में कोई मसला है, जैसे कि कोई विजन इश्यूज़ होते हैं जिनकी करीब की नज़र ख़राब हो जाती है तो उन्हें बुक रीडिंग में मसला आ रहा होता है। देन स्पीकिंग में कोई मसला कि आप जो है बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब समझ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। देन वी हैव राइटिंग की, जो आप पहले, अब ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वो पेशेंट पहले लिखता भी था या नहीं, ठीक है। तो आप अगर पहले लिखते थे तो क्या आप लिख पा रहे हैं, तो ये जो है ये आपके पास एक ओवरऑल एक समरी है जो कि हर पेशेंट के लिए आपको बताई गई है। अब इट डिपेंड्स कि पेशेंट कैसा है, सो अब उसकी किस तरह से एवेलुएशन करनी है, तो वो पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग और पेशेंट की नॉलेज के अकॉर्डिंग होगा। देन उसके बाद ADLS जो कि हमारे पास इंक्लूड करता है एक्टिविटीज़, ऑफ डेली एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपके पास, जिसमें आ जाता है ईटिंग, ग्रूमिंग, बाथिंग, टॉयलेटिंग, ड्रेसिंग, हाइजीन, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप खुद से करते हैं या आपको इसमें किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ड्रेस खुद कर लेते हैं या आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है, अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते, ये सारी चीज़ें आपने उनसे हिस्ट्री में एवेलुएट करनी है। देन उसके बाद जनरल की बात की जाए
जो फीवर, चिल्स, पेन, स्लीप, एपिटाइट एंड फटीजिबिलिटी से रिलेटेड पूछ लेना है। स्किन में आपने पूछना है एक्सेसिव स्वेटिंग तो नहीं होती, रैश होना, इचिंग होना या कोई कलर या टेक्सचर चेंजेस तो नहीं हुए। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जॉइंट स्टिफनेस, रिस्ट्रिक्टिव पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस पूछनी होती है। आई में विजुअल एक्विटी पूछनी होती है कि आपकी करीब की या दूर की नज़र कमज़ोर तो नहीं है। ब्लरिंग ऑफ विजन, फोटोफोबिया, ब्लर्ड या डिप्लोपिया तो नहीं हो रहा, विजन ब्लरिंग तो नहीं हो रही। देन वी हैव हियरिंग लॉस हुआ है या सुनने में कोई कमी महसूस किया आपने, कान में कोई दर्द या कोई डिस्चार्ज या कोई आवाज़ सुनाई देती हो। देन वी हैव नोज़ में आपने पूछना है कि कोई आपके पास ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई नोज़ का ट्रॉमा तो नहीं हुआ, कोई स्मेल का तो इशू नहीं हो रहा। थ्रोट में आपने पूछना है हॉर्सनेस या चेंज इन वॉइस, खाने में मसला, सांस लेने में मसला हो रहा हो। देन दांतों में दर्द, बिकॉज ओरल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल हाइजीन पूछनी है आपने। जीआईटी से रिलेटेड आपने पूछना है एसिडिक रिफ्लेक्स, बार बार हार्ट बर्न हो रहा हो, इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग हो या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। जेनाइटिक यूरिनरी, मतलब ये पूरा ना आप सिस्टमिक अप्रोच के साथ जा रहे हैं। जेनाइटिक यूरिनरी में आपने पॉली यूरिया पूछना है, नॉक्चूरिया पूछना है, प्लैंक पेन पूछना है, डिस्यूरिया पूछना है। न्यूरोलॉजिकल में आपने सिनकपी पूछनी है कि कभी स्ट्रोक तो नहीं हुआ, कभी आप अनकॉन्शियस तो नहीं हुए, कभी आपको सीजर्स तो नहीं हुए, कभी आप पैरालाइज तो नहीं हुए, कोई लॉस ऑफ मेमोरी, अगर कोई रीसेंट या पास्ट मेमोरी लॉस हुई हो। देन वी हैव साइकेट्रिक में आपने डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड पूछ लेना है। रेस्पिरेटरी में आपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, काफ, ये सारे सिम्टम्स पूछने हैं। सीवीएस में पैल्पिटेशन, यहाँ हार्ट की तरफ दर्द, कभी लेफ्ट आर्म की तरफ जाता हुआ फील किया हो, ये सारे सिम्टम्स पूछने हैं। एंडोक्राइन में आपने वेट चेंजेस और अकॉर्डिंग टू द जो आप सस्पेक्ट करें, कि थायराइड सस्पेक्ट करें तो थायराइड के सारे सिम्टम्स पूछने हैं। देन उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री में आपने लाइफस्टाइल, डाइट, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ और एपेटाइट से रिलेटेड पूछना है। सोशल हिस्ट्री में आपने पेशेंट की जो है फैमिली से रिलेटेड पूछ लेना है, होम पूछना है, वर्किंग क्या करते हैं, कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं या कोई उनका एजुकेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें आपने सोशल हिस्ट्री में पूछ लेनी है। हिस्ट्री के बाद आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले जीसीएस से स्टार्ट करेंगे, ग्लासगो कोमाटोज स्केल। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं वो अभी आपको मैं चार्ट यहाँ पर दिखा देती हूँ, उससे आप असेस कर सकते हैं पेशेंट की जीसीएस। देन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो करना है वो भी, कि आपने हेयर्स की ब्रिटलनेस से लेके आई में एडिमा, जॉन्डिस, वो सारी चीज़ें देखते हुए आपने टो तक एडिमा देखना है। देन उसके बाद मोटर की बात की जाए तो मोटर एग्जामिनेशन करनी होती है आपने, इसमें पेशेंट के रिफ्लेक्सेस देखने होते हैं, पेशेंट की पावर देखनी होती है। सेंसरी में भी आपने पूरा वो पिन प्रिक सेंसेशन, निडल सेंसेशन, इसके अलावा वो जो आप कॉटन लगा कर देखते हैं कि सेंसेशन है या नहीं। फिर डर्माटोमल लोकेशन ज़रूर देखी जाती है, इसमें डर्माटोम कोई इंजर्ड है या नहीं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपने AUPUC देखना होता है, यानी अलर्टनेस देखनी होती है पेशेंट की, वॉइस, पेन एंड अनकॉन्शियसनेस लेवल, ये चार चीज़ें असेस करनी होती हैं। दैन मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करनी होती है ताकि आप रूल आउट कर सकें कोई साइकेट्रिक इलनेस के और या फिर न्यूरोलॉजिकल इलनेस। इसके अलावा आप जो है साइंस ऑफ ट्रॉमा देख सकते हैं कि कोई डिफॉर्मिटी हो, कोई स्वेलिंग हो, एट्रोफी हो या स्किन टोन में कोई चेंज नज़र आ रहा हो। रेंज ऑफ मोशंस देखी जाती हैं गोनियोमीटर के ज़रिए, इसमें एक्टिव मोशंस होती हैं, पैसिव मोशंस होती हैं, ये सारी रेंज ऑफ मोशंस देखी जा रही होती हैं, उस स्पेसिफिक साइट पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। देन वी हैव फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर्स, ये आपके पास फंक्शनल एबिलिटीज़ ऑफ द पेशेंट को एवेलुएट करने में हेल्प कर रहा होता है। ये पूरा चार्ट होता है, ये अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। इसमें आप पेशेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग एबिलिटीज़, उनका खूब अपना काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ एक चार्ट में फुलफिल हो जाती है कि जिसमें आप इंडिपेंडेंसी मेजर कि अपना काम खुद कर पा रहे हैं, अपनी ज़रूरत के लिए बोल पा रहे हैं, अपनी ज़रूरत के लिए हिल पा रहे हैं, अपनी ज़रूरत के लिए मूव कर पा रहे हैं, अपनी ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं या नहीं। सो ये हो गई, दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपने एग्जामिनेशन में किस तरीके से रूल आउट करना है या एवेलुएट करना है पेशेंट को। सो ये जो इतनी सारी मैंने डिटेल हिस्ट्री वगैरह बताई है, सो दिस इज़ फॉर द रिहेबिलिएशन। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया हुआ है तो आपने वहाँ पे पेशेंट की पूरी उसको छोड़कर प्रेजेंटिंग कंप्लेन को छोड़कर ये सारी हिस्ट्री पूछना शुरू कर दी। दिस इज़ रिहेबिलिएशन। जब आपके पास कोई पेशेंट रिहेबिलिएशन में आएगा तो आपने उसको हेड टू टो एसेस करना है, हेड टू टो उसकी हिस्ट्री लेनी है, हेड टू टो उसको एग्जामिन करना है, देन नीडेड इन्वेस्टिगेशंस आप करवा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एवेल्युएशन ऑफ रिहेबिलिएशन। जज़ाकल्लाह।